हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग लगा रहे थे क्वेश्चन वंशागति के सिद्धांत से। वंशागति के सिद्धांत इस चैप्टर से हम लोगों ने क्वेश्चन लगा रहे थे। चलिए इसी चैप्टर को चालू करते हैं। दूसरी इस समय सीरीज़ आपके सामने है। पहली सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके। आगे चलता हूँ मैं इसी चैप्टर से आपके लिए और क्वेश्चन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। पौधे के स्वपरागण से, इस पौधे का अगर हम लोग स्वपरागण करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको प्यूनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। दोनों जो आपके पेरेंट्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप ये आप अगर जानते हैं कि ये जेनेटिक मेकअप है तो इट मीन्स कि ये आपको कितनी तरह के गैमीट प्रोड्यूस करके देगा, 4 तरह के। ठीक, तो प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। सिमिलरली इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 16 का आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि इसको फिल करने में समय भी लगेगा, आपका टाइम भी खराब होगा। तो हम लोग देखेंगे हम लोग को कितनी तरह का फिनोटाइप मिलेगा। फिनोटाइप हमें मिलेगा 9:3:3:1। 9 इसमें से पौधे ऐसे होंगे जो राउंड येलो सीड उत्पन्न कर रहे होंगे। 3 पौधे ऐसे होंगे जो राउंड ग्रीन सीड उत्पन्न कर रहे होंगे। 3 पौधे ऐसे होंगे जो रिंकल्ड येलो सीड उत्पन्न कर रहे होंगे, और 3 ऐसे होंगे जो रिंकल्ड ग्रीन उत्पन्न कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पे एक एक एलील लिखा है, तो इसको कंफ्यूज ना होइएगा, ये लिख लीजिए। ठीक है जी। आर आर वाई वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरह से, और इसी तरह से आर आर वाई वाई। तो 16 में से जो 16 आपके पॉसिबल जाइगोट हैं, उसमें से 16 में से जो 9 पौधे हैं, 9 पौधे राउंड येलो सीड उत्पन्न करेंगे, 3 पौधे राउंड ग्रीन सीड उत्पन्न करेंगे, 3 पौधे रिंकल्ड येलो उत्पन्न करेंगे, और 1 पौधा रिंकल्ड ग्रीन उत्पन्न करेगा। तो 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। ठीक है जी। अगर इसका जीनोटाइप रेशियो पूछें तो आपकी बुक में दे नहीं रखा, वो आप और लिख लीजिए। वो होता 4:2:2:2:2:1:1:1:1:1। ये है इसका जीनोटाइप रेशियो। इस जो क्रॉस का जो आपको मिल रहा है रिज़ल्ट, उसका जीनोटाइप रेशियो होगा 4:2:2:2:2:1:1:1:1:1 को कैलकुलेट करेंगे तो 16 आएंगे। ठीक है जी। 16 पौधों में से 4 पौधे ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप एक जैसा, 2 पौधे ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप एक जैसा, 2 पौधे ऐसे, 2 पौधे ऐसे, 2 पौधे ऐसे। ठीक, जवाब मालूम हो गया, नोट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में फिनोटाइप रेशियो तो दिया, जीनोटाइप रेशियो, और वहाँ पे लिख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। आगे चलता हूँ मैं। स्तंभ का मेल करें, बहुयुग्म विकल्पी, पॉलीजीन्स और बहुप्रभाविता। ये सब क्या होता है? ये होता है आपका पॉली एलील, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का कौन सा केस है? मनुष्य में रक्त समूह। मल्टीपल एलील क्या होता है? आप देखेंगे ज़्यादातर जीन्स समाज में, जनसंख्या में 2 एलील मिलते हैं उसके, एक जीन के 2 एलील। लेकिन कुछ जीन ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा एलील मिलते हैं, उनको हम लोग मल्टीपल एलील, बहुयुग्म विकल्पी बोलते हैं। जैसे कि हमारा जीन आई, जो कि निर्धारित करता है कि हमारे ब्लड ग्रुप क्या होगा। हमारी जो लाल रुधिर कणिका है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, झिल्ली पे, कोशिका झिल्ली पे जो शुगर पॉलीमर बन रहा हो किस तरह का बनेगा। तो ये जीन आई 3 रूप में ह्यूमन पॉपुलेशन में है, जनसंख्या में, मानव की जनसंख्या में। आई ए के रूप में है, आई बी के रूप में है। आई ए की वजह से ए पॉलीमर बन जाएगा, आई बी की वजह से बी पॉलीमर, जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, और आई। तो बहुयुग्म विकल्पी का मनुष्य में रक्त समूह। पॉलीजीन्स क्या है? पॉलीजीन्स और बहुप्रभाविता। हम देखेंगे कि कोई ऐसा गुण जिसको एक से ज़्यादा जीन निर्धारित करते हैं, उसके लिए टर्म यूज होता है पॉलीजेनिक इफेक्ट। तो मनुष्य में त्वचा का रंग पॉलीजेनिक इफेक्ट है। ए बी सी 3 जीन हैं, डेवेनपोर्ट ने इसको डिस्कवर किया था। 3 जीन हैं जो मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित कर रहे हैं। त्वचा का रंग के इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंडीशन,
इन्वायरमेंटल कंडीशन और भी बहुत सारी कंडीशन हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं त्वचा के रंग को। तो पॉली जीन्स तो हैं ही हैं, 3 जीन्स हैं ABG। इसके साथ क्या जाएगा, बी के साथ जाएगा 3, ए के साथ क्या आप लोगों ने भेजा था, ए के साथ भेजा था 2। बहुप्रभाविता मनुष्य में फिनाइलकीटोनूरिया रोग जो है वो बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल है। बहुप्रभाविता क्या होती है, जब एक जीन एक से ज़्यादा गुणों को प्रभावित करे तो वो कहलाती है बहुप्रभाविता। तो मनुष्य में फिनाइलकीटोनूरिया प्लियोट्रोपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं का उदाहरण है। तो ए के आगे आप लिख लीजिए 2, बी के आगे लिख लीजिए 3 और सी के आगे लिख लीजिए आप 1। तो 2, 3, 1 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है जी, चलिए आगे चलूँ। कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपके लिए क्वेश्चन है, जीन्स के बीच की दूरी नापी जाती है। जीन्स के बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में नापी जाती नहीं, मैप इकाई के रूप में नापी जाती है। एक जीन से दूसरे जीन की दूरी मैप इकाई के रूप में नापी जाती है। ठीक है जी, ये आपको किसने बताया था, स्टुअर्ट ने ये चीज़ बताई थी। यदि मेंडल के समय सहलगनता का मालूम होती तो निम्नलिखित में कौन सा नियम का वर्णन नहीं संभव हो पाता। अगर सहलगनता मेंडल जी नोटिस कर लेते। सहलगनता क्या है, लिंकेज। लिंकेज क्या है, जो जीन एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं उनके बीच में प्रवृत्ति होती है, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। जय और वीरू शोले की तरह रहना चाहते हैं, छोड़ेंगे ना तेरा साथ साथी मरते दम तक वाली बात। तो ये किसको ना निर्धारित कर पाते, ये स्वतंत्र अपवहन का समूह ना निर्धारित कर पाते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ना निर्धारित कर पाते, उसका नियम ना दे पाते अगर मेंडल के समय में सहलगनता मालूम होती। यदि जीन्स P व Q के बीच की दूरी 4 इकाई है, ठीक है जी, P व Q के बीच की दूरी 4 इकाई है, एक दूसरे से 4 मैप यूनिट पे हैं। P और R के बीच की दूरी, तो P और Q एक दूसरे से कितने दूरी पे, 4 मैप यूनिट पे। P और R के बीच की दूरी 11 और Q और R के बीच की दूरी 7। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके बीच में, PR। अब आप ये गुण सूत्र जो दिखाया है, एक कोने पे लिख लीजिए P और एक कोने पे लिख लीजिए R। इनके बीच की दूरी हो गई कितनी, 11। और P और Q के बीच की दूरी 4, ये हो गई 4। और Q और R के बीच की दूरी 7, तो 7, 4, 11। ये क्रम सही होगा। क्रम हमें बताना है सीरीज कि किस क्रम में ये जीन्स हैं। देखिए P और R के बीच की दूरी बता रहा है ये कितनी, 11। अगर हम ये वाला लेते हैं 11 और R और Q के बीच की दूरी बता रहा है 7, तो P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाती, तो P और Q के बीच की दूरी कितनी हो जाती, 18, जो कि हमारे इससे मैच नहीं कर रहा जो हमें डाटा दिया गया। P व Q के बीच की दूरी बता रहा है 4, P और Q के बीच की दूरी 4, P और R के बीच की दूरी 11, तो Q और R के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इस केस में हो जाएगी 15, जो कि ये बता रहा है 7। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती। इस कंडीशन को डिस्कस कर ही चुके, इस कंडीशन को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि डिस्कस मैं कर चुका हूँ। P और Q के बीच की दूरी कितनी बता रहा, 4, ये हो गई 4। P और R के बीच की दूरी कितनी बता रहा, P और R के बीच की दूरी बता रहा 11 और Q और R के बीच की दूरी बता रहा 7, तो 4 + 7 11। ये वाला हमारा ठीक जवाब होगा। आप इसको जवाब दे दीजिए। स्तंभ 1 और 2 का मिलान कर लीजिए। ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या दिया था, ग्रेगर जोहान मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे। एक अपोजिट लिख लीजिए 2। सटन बोवेरी ने क्या किया था, सटन बोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। बी के अपोजिट लिख लीजिए 1। हेनकिंग ने क्या किया था, हेनकिंग ने एक्स बॉडी की खोज करी थी, इसके अपोजिट लिख लीजिए 4। मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने आपको ड्रोसोफिला पे किया था और उसने लिंकेज को प्रतिपादित किया था, इसके अपोजिट लिख लीजिए 3। तो ए के साथ जाएगा 2, बी के साथ जाएगा 1, सी के साथ जाएगा 4 और डी के साथ जाएगा 3। जिस विकल्प में ये जवाब हो उसको आप टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। एक्सो और एक्स वाई टाइप का लिंग निर्धारण किसका उदाहरण है। एक्सो आपको मिलता है ग्रास हॉपर में और एक्स वाई मिलता है आपको मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग मैन। तो सरीसृप में, पक्षियों में, मैमल्स में ये मिलता है, मैन में भी मिलता है। एक्सो किस में मिलता है, आपका मिलता है ग्रास हॉपर में। तो ये आप देखें कि एक्सो टाइप का ये जो हमें बताया गया है और एक्स वाई बताया गया है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका नर विषम युग्मता का। नर में 2 तरह के गैमीट बनते हैं। नर समयुग्मता का मतलब एक ही तरह के गैमीट नहीं, इसमें नर में 2 तरह के गैमीट एक्स और वाई, या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है नर विषम युग्मता का। इसको टिक कर लीजिए, आगे बढ़िए। तिलचट्टा XX एक्सो प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है जिसमें नर में होते हैं।
नर में क्या होते हैं, एक एक्स क्रोमोजोम होता है, एक वाई क्रोमोजोम नहीं होता। एक्स ओ का मतलब यहाँ पे 0, नील, रिक्त स्थान, तो वाई नहीं होता। 2 एक्स क्रोमोजोम होते, फीमेल हो जाता। एक्स गुणसूत्र नहीं होता। ये बता रहा आपको नर का जेनेटिक मेकअप, ये बता रहा आपका फीमेल का जेनेटिक मेकअप। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा एक एक्स क्रोमोजोम होता है। एक्सोटाइप के लिंग निर्धारण में मादा 2 विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती नहीं, मादा एक ही तरह का गैमीट उत्पन्न करती है एक्स क्रोमोजोम वाला। नर 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता, हाँ जी, नर में 2 तरह के गैमीट बनेंगे, एक्स क्रोमोजोम के साथ या एक्स क्रोमोजोम के बिना। तो आइदर विथ एक्स और विदाउट एक्स। तो नर 2 तरह के युग्मक उत्पन्न कर रहा। मादा वाई गुणसूत्र वाले युग्मक उत्पन्न करती, गलत बात है, वाई गुणसूत्र मादा में नहीं होता। नर वाई गुणसूत्र, नर में भी वाई नहीं है, नर में ओ है उसकी जगह, एक्स ओ। तो क्या आंसर हो जाएगा, नर 2 तरह के युग्मक उत्पन्न करता है। एक दंपत्ति की 6 संतानें हैं, इसकी 6 लड़कियां हैं, अगली बार लड़की होने की कितनी संभावना, फिर से 50% है। ये वही बात है जैसे आप सिक्का उछालते हो, कॉइन टॉस करते हो, तो हर बार सन और हेड्स आने के चांसेस 50-50% रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पिछली 6 बारी से, 10 बारी से या 100 बारी से। हम कहते हैं 100 लड़कियां हो चुकी हूँ, अब इस बार क्या होगा, लड़का या लड़की, फिर से 50-50% चांस हैं। तो पिछला पास्ट रिकॉर्ड मायने नहीं रखता। इस बार जब भी, जितनी बार भी कॉन्सेप्शन होगा, गर्भधारण होगा, हर बार 50% चांस है लड़की होने का और 50% चांस है लड़की होने का। मादा मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में कितने ऑटोजोम्स होते हैं, तो कोई भी यकृत कोशिकाएं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके दिमाग को भटकाने के लिए दे दिया है। सोमैटिक सेल कोई भी हो, काइक सेल, सोमैटिक सेल, उसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं। 22 पेयर्स होंगे, भले वो लीवर की हो, किडनी की हो, कहीं की भी हो, स्किन की हो, कहीं की भी हो, आई की हो। तो ये लीवर उसने आपको यकृत जानबूझ के दे दिया है भटकाने को, कि आप थोड़ी देर के लिए बाउंसर से परेशान हो। तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम को टिक लगाइए, आगे बढ़िए। हेप्लोडिप्लॉइडी, एकल द्विगुणता, इसमें से किस में पाई जाती है, टिड्डे में और तिलचट्टे में। तो ग्रास हॉपर में क्या मिल रहा है, एक्स एक्सो टाइप का मिल रहा है। पक्षियों और सरीसृपों में एक्स वाई टाइप का मिल रहा है। तितलियों में और पतंगों में तो आप देखेंगे कि इसमें भी हमारा हेप्लोडिप्लॉइडी का केस नहीं है। ठीक है जी। मधुमक्खियों, चींटियों वो बरवास में, हाँ इसको टिक लगा लीजिए। आपकी बुक में दे रखा है कि हनी बी में आपको मिलता है क्या, हनी बी में आपको मिलता है हेप्लोडिप्लॉइडी टाइप का। हनी बी का एग्जांपल दे रखा है, 32 क्रोमोजोम्स हैं फीमेल में और 16 क्रोमोजोम्स हैं मेल में। और जो हमारे फर्टिलाइज्ड एग हैं वो डेवलप हो जाते हैं फीमेल में, जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं वो बनाते हैं मेल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मधुमक्खियों, चींटियों और बर्र में। तो बातों में ये बात रह गई थी कि बटरफ्लाई में किस तरह का आपका सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। बटरफ्लाई में आपको WZ टाइप का मिलता है आपको सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, सॉरी मेरा मतलब था ZZ और ZW टाइप्स, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। बटरफ्लाईज में ZZ और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। ZZ आपको मिल रहा है मेल में और फीमेल में मिल रहा है आपको ZW। मैंने अभी लिख दिया था WW और WZ, नहीं, ZZ मेल में और ZW फीमेल में। ठीक, ओके, क्लियर। तो ये चलिए आगे चलिए मैं। संतति में कानों की पालियां एक ऑटोसोमल अप्रभावी जीन के कारण जुड़ी होती है। दी गई वंशावली में सदस्यों के जीनोटाइप का पता लगाइए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब इसे कह रहा है जी फर्स्ट 2, इसका क्या होगा, जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप क्या होगा, डिजीज़ दिखा रहा है, ये कैरेक्टर दिखा रहा है, इट मीन्स इसका जीनोटाइप ये है, तभी ये कैरेक्टर दिखा रहा है, इसकी कानों की पालियाँ जुड़ी हुई हैं। सेकंड का थर्ड, इसका क्या होगा, तो इसमें डिजीज शो नहीं हो रही, लेकिन डेफिनेटली ये कैरियर है, क्योंकि एक एलील, डिफेक्टिव एलील इसको इसके फादर को दे ही रहे हैं। मदर से डेफिनेटली डोमिनेंट एलील आ रहा, वरना यहाँ डिजीज शो हो जाती। और थर्ड का फोर्थ, इस वाले का जेनेटिक मेकअप जो है वो या तो हम ये ले सकते हैं
क्योंकि बाहर से जो फैमिली में इंट्रोड्यूस होता है हम उसको क्लियर मानते हैं, हम ये मानते हैं कि उस पर डिफेक्टिव एलील नहीं है। यहाँ डिजीज़ तो शो हो नहीं रही, तो या इसका जेनेटिक मेकअप दोनों जगह डोमिनेंट एलील है या दोनों एक जगह डोमिनेंट और एक जगह रिसेसिव है। दोनों रिसेसिव हो ही नहीं सकते, वरना यहाँ डिजीज़ शो हो रही होती। डिजीज़ शो नहीं हो रही तो इन दोनों में से एक डिफेक्टिव एलील इसको ये वाली मदर इसकी जो है दे सकती है, कैरियर है मदर, उससे इसको डिफेक्टिव एलील एग से आ सकता है या डोमिनेंट एलील आ सकता है। डिजीज़ इसलिए शो नहीं हुई क्योंकि फादर से इसको डोमिनेंट एलील ही मिला है। ठीक है जी, ये इसका जवाब हो गया आपकी पेडिग्री का। नीचे दिए गए वंशावली चार्ट में विशेषक के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? तो देखिए, जब भी आपको डिजीज़ इस तरह से पेडिग्री मिले, ऊपर डिजीज़ शो हो ना रही हो, नीचे डिजीज़ शो हो रही हो, तो इसका मतलब होता है कि डिजीज़ कैसी है, डिजीज़ अप्रभावी है, रिसेसिव है। एक सेकंड में आपने बात समझ ली। अब हमने एक सेकंड में ये तो बात समझ ली कि ये अप्रभावी जीन से है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना, तो प्रभावी तो हटा ही दीजिए कि अप्रभावी में ये सेक्स लिंक्ड है कि अप्रभावी में ये ऑटोसोमल है। ओके, तो ये ज़्यादातर चांस अप्रभावी में ये कैसा हो जाएगा केस, ये अप्रभावी में ऑटोसोमल का केस होने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि डिजीज़ इस वाली जनरेशन से इस जनरेशन में गई है। अगर हम इसको ये मानते हैं कि अप्रभावी का केस है, ऑटोसोमल का प्रभावी तो है ही है, तो मदर को आपको एक ये देना पड़ेगा। अगर एक्स लिंक्ड मानते हैं तो एक्स लिंक्ड मानने में एक दिक्कत ये है कि इसको मदर कैरियर होगी, मदर से एक्स फादर तो देगा नहीं, और मदर यहाँ पे अगर हम मानते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि मदर बाहर से एक डिफेक्टिव एलील लेके आ रही है, तो इसको तो उसने इनहेरिटेंस कर दी एग से, लेकिन दोनों बार ये बच गई, इधर से तो एक्स आना ही आना है। तो ये पेडिग्री अपने आप में दोनों ही बातों के लिए, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का भी और ऑटोसोमल रिसेसिव का भी केस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं इसके, ज़्यादा चांसेस ऑटोसोमल रिसेसिव के मानने में ज़्यादा भलाई है कि इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव मान लें। हालांकि ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टी है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में भी बन जाएगा अगर बाहर से हम इसको ये दे देंगे जेनेटिक मेकअप, और एक्स लिंक में भी बन जाएगा कि एक्स लिंक रिसेसिव में। तो दोनों बात, अगर हम इसको एक्स लिंक रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव मानते हैं तो फ़र्क केवल इतना आ जाएगा कि ये दोनों डॉटर कैसे बच गई अगर ये हम ऑटोसोमल रिसेसिव मानते हैं। इसको ये जेनेटिक मेकअप आपको देना पड़ेगा, और एक डिफेक्टिव एलील आ ही रहा है मदर से, दोनों बार ये बात हो गई कि इसको डोमिनेंट एलील मिला। थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर नहीं है पेडिग्री, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव दोनों ही होने के, दोनों ही कंडीशन में पेडिग्री सही बैठ रही है। आगे चलता हूँ। तो हम लोग का अगला जो है क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस स्लाइड का, एक परिवार का वंशावली चार्ट दर्शाया गया। यह चार्ट किस विशेषक का नहीं हो सकता? ये चार्ट देखिए, हम लोग अब इसको देखें किसका नहीं हो सकता। ये एक्स लिंक्ड अप्रभावी का चार्ट नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों के लिए हो सकता है। एक्स लिंक्ड अप्रभावी का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस मदर से इस डॉटर में जो डिजीज़ आ रही है, यहाँ डिजीज़ तभी शो होगी जब इस पर दोनों डिफेक्टिव एलील होंगे। अगर ये एक्स लिंक्ड अप्रभावी है तो आपको यहाँ फादर को भी डिफेक्टिव एलील देना पड़ेगा। फादर को जैसे ही हम डिफेक्टिव एलील देते हैं, यहाँ डिजीज़ शो हो जानी चाहिए थी। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस ये नहीं है, बाकी ये तीनों ही हो सकते हैं। कैसे? ऑटोसोमल रिसेसिव में देख लीजिए, इसको कैरियर मान लीजिए, तो यहाँ पे ये सीन बन गया। ठीक है, इसको आप कैरियर मानिए तो यहाँ पे ये सीन बन गया। जो पहले वाला है ऑटोसोमल अप्रभावी, हमारी पेडिग्री फुलफिल हो गई। ठीक, ऑटोसोमल अप्रभावी का हो सकता है। अब ऑटोसोमल प्रभावी पे आ जाइए। ऑटोसोमल प्रभावी में हम इनको ये जेनेटिक मेकअप देंगे, तो इस पर एक डिफेक्टिव एलील, इस पर एक डिफेक्टिव एलील, और यहाँ डिफेक्टिव एलील, ये डिफेक्टिव एलील, ये डिफेक्टिव एलील। ऑटोसोमल प्रभावी के लिए भी ये केस सही हो गया। एक्स लिंक्ड प्रभावी पे आ जाइए। एक्स लिंक्ड प्रभावी पे आप इसको दीजिए, मदर सन को भी दे सकती है, सन को भी दे सकती है, डॉटर को भी दे सकती है। तो सन से तो चला गया डॉटर में, सन के पास एक ही है, तो यहाँ पे भी ये आ जाना चाहिए था, एक इस पर डिजीज हो जानी चाहिए थी। ये एक्स लिंक्ड प्रभावी का केस भी नहीं हो सकता।
तो एक्स लिंक प्रभावी का केस नहीं है, और ये यहाँ पे भी डिजीज़ आ जाती, मदर पे तो एक ही है, यहाँ डिजीज़ बच सकती है। तो एक्स लिंक्ड अप्रभावी का केस नहीं हो सकता, एक्स लिंक्ड अप्रभावी का नहीं हो सकता। ये ऑटोसोमल अप्रभावी और ऑटोसोमल प्रभावी दोनों का केस हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इसको ये भर देते डिजीज़, तो हम कहते हैं ये एक्स लिंक्ड प्रभावी का भी केस हो सकता है, इसको ही भर दीजिए, इसको ही भर दीजिए। अब ये किसका केस नहीं हो सकता, ये एक्स लिंक्ड अप्रभावी का केस नहीं हो सकता, बाकी सब में फुलफिल बैठ रहा। तो लॉजिक समझ लीजिए, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए पेडिग्री एनालिसिस की। पेडिग्री एनालिसिस की एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी, एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में मेल में केवल एक ही एक्स होता है तो दिखा देगा अपना इफेक्ट, ठीक है। और एक्स लिंक जो ट्रेट है मेल से डॉटर में जा सकता है, मेल से सन में नहीं जा सकता। ये बातें याद रखिएगा तो आपको पेडिग्री एनालिसिस आसान रहेगी। चलिए यहाँ पे आके इस सेशन को बंद करता हूँ, मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। थैंक यू।